इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिस टेक्निक को मेनली यूटिलाइज किया जाता है फॉर सेपरेशन ऑफ दिस टेक्निक। एक सेपरेशन टेक्निक है, जैसे क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है, वैसे ही एक सेपरेशन टेक्निक है। यहाँ पे सेपरेशन किया जाता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज बायोमोलिक्यूल्स। तो जो चार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, चार्ज बायोमोलिक्यूल से मतलब हमारा है कि चार्ज बायोमोलिक्यूल कौन से हैं। तो देखिए, चाहे कोई हम बात करें तो प्रोटीन है, या चाहे फिर हम बात करें तो कोई न्यूक्लिक एसिड है। तो प्रोटीन है या कोई न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखिए, चाहे हम बात करते हैं डीएनए के बारे में या चाहे बात करें हम आरएनए के बारे में, तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये कैसे हैं, तो चार्ज है। जैसे प्रोटीन के अंदर भी कोई प्रोटीन बेसिक हो सकता है, कोई प्रोटीन एसिडिक हो सकता है, कोई प्रोटीन न्यूट्रल भी हो सकता है। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के बारे में तो हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो भी है नाम से ही पता चल जाता है कि न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब ही है एसिड है, मतलब एसिडिक इन नेचर है। तो चाहे चार्ज बायोमोलिक्यूल्स है, और चार्ज बायोमोलिक्यूल्स के अंदर चाहे प्रोटीन है या चाहे हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड है, उनके सेपरेशन के लिए जनरली इलेक्ट्रोफोरेसिस का रूटीन लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आपने भी यहीं पे इस्तेमाल इनका जरूर किया होगा। देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एक सबसे जो भी अहम बात है वो ये है कि जो सैंपल मॉलिक्यूल है, उस सैंपल मॉलिक्यूल को सेपरेट तो किया जाता है, लेकिन सेपरेट करते हुए सैंपल मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू सैंपल मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू पास sample molecules are allowed to pass through gel matrix are allowed to pass through a gel matrix in in externally in externally applied in externally applied electric field। ठीक है, तो सैंपल मॉलिक्यूल जो भी होगा जिसे भी हमें सेपरेट करना चाहे, देखिए वो चार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन भी हो या चार्ज मॉलिक्यूल डीएनए भी, अगर वो चार्ज मॉलिक्यूल को हमें सेपरेट करना है तो उसे हम अलाउ करते हैं कि वो पास हो जेल मैट्रिक्स से। और जेल मैट्रिक्स से जब वो पास होता है तो उसके लिए हम एक्सटर्नली बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को जो भी है अप्लाई करते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने आपके लिए समझाने के लिए एक यहाँ पे एक जेल मैट्रिक्स को ड्रॉ करता हूँ। ये जेल मैट्रिक्स, अब वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है कि ये जेल मैट्रिक्स बनी किससे है, क्या ये जेल मैट्रिक्स एगरोस जेल से बनी है या ये जेल मैट्रिक्स जो भी है और किसी जेल से बनी है, वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ सिंपल से क्या है, तो एक जेल मैट्रिक्स है। इस जेल मैट्रिक्स से ही हमें जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो चार्ज है, उनका क्या करना है, तो सेपरेशन करना है। तो जैसे कि देखिए, हमने बायोमोलिक्यूल्स को जो भी है यहाँ पे क्या किया है, अलाउ किया है सेपरेट करने के लिए। अब बायोमोलिक्यूल्स इन्हीं जो भी है, जो जेल है उसी जेल से क्या होने वाले हैं, तो मूव है वो मूव होने वाले हैं। इन्हीं जेल मैट्रिक्स से ही उनकी जो भी मूवमेंट है वो मूवमेंट यहाँ पे इस तरीके से होगी। तो कोई बायोमोलिक्यूल है यहाँ से मूव करेगा, कोई यहाँ से मूव करेगा, तो इस सेम जेल मैट्रिक्स से सेम पोर साइज होगी। और इस सेम पोर साइज से कोई मॉलिक्यूल जैसे यहाँ मूवमेंट कर रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल यहाँ मूवमेंट कर रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे मूवमेंट कर रहा होगा। लेकिन हाँ, सबसे अहम बात और एक और है कि जैसे कि अगर बायोमोलिक्यूल चलो ठीक है यहाँ से मूव कर रहे हैं, वो बात तो सही है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स को मूव करने के लिए यहाँ पे हमने एक्सटर्नली अप्लाइड या एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई किया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये जो भी है सिर्फ सेपरेट किया जा रहा है। और एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की है मतलब यहाँ पे जैसे कि कोई हो सकता है कि निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड रखा है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड रखा है। और ये इलेक्ट्रोड्स निगेटिव चार्ज वाले हो या पॉजिटिव चार्ज वाले हो, इनको रख के हमने यहाँ पे जो भी सेपरेशन जो भी है करवा रहे हैं। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज वाला जो एनोड है उसे हम पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड है उसे एनोड से रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव चार्ज वाला जो हमारा
इलेक्ट्रोड होगा उसे हम कैथोड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सैंपल्स को अलाउ किया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अप्लाई की जा रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके जो यहाँ से ये मूवमेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से मूवमेंट जो हो रहा है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो भी है माइग्रेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के जो माइग्रेशन है वो किस बात के ऊपर डिपेंड है? मॉलिक्यूल्स की हम कह सकते हैं माइग्रेशन के बारे में बात चले, या चाहे मोबिलिटी के बारे में बात करें। जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है, जैसे अभी अभी हमने जेल मैट्रिक्स के ऊपर बताया कि मॉलिक्यूल्स वहां पे एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और उससे माइग्रेट कर रहे हैं, और माइग्रेशन जो हो रहा है वो माइग्रेशन किस बेसिस के ऊपर हो रहा है, माइग्रेशन के लिए काम क्या करता है। देखिए माइग्रेशन कितना होगा ये डिपेंड इन पैरामीटर्स के ऊपर होता है। इन पैरामीटर्स के ऊपर होता है, तो माइग्रेशन इज डिपेंड ऑन ई क्यू अपॉन एफ, इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। अब आपके मन के अंदर सवाल आएगा, सर ई का मतलब क्या है? तो देखिए ई का मतलब है एक्सटर्नल एक्सटर्नल अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई का मतलब है देयर इज एन एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्यू है, उस क्यू का मतलब क्या है? देखिए क्यू का मतलब होता है चार्ज ऑन बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या है? बायोमोलिक्यूल के ऊपर चार्ज जो होगा वो। और फिर उसके बाद में देखिए यफ है, और यफ का मतलब क्या होता है? तो यफ इज स्टैंड फॉर अ फ्रिक्शनल फोर्स। यफ किसके ऊपर स्टैंड करता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर स्टैंड करेगा, तो यफ इज स्टैंड फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर माइग्रेशन कितना होगा, मोबिलिटी कितनी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो भी है डिपेंड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा ऊपर जो हमने ड्रॉ की हुई डायग्राम है, इसी डायग्राम को तो थोड़ा सा एक बार आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए ये तीन सैंपल है, सपोज आप इसे नाम ए दे दीजिए, इसे आप जो भी है बी नाम दे दीजिए, इसे आप जो भी है सी नाम दे दीजिए। इन तीनों की तीनों सैंपल को एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, ठीक है। मतलब इन तीनों के लिए ई तो सेम हुआ ना, इन तीनों सैंपल्स के लिए इलेक्ट्रिकल जो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है। अब सवाल ये आता है कि सर चार्ज क्यू का मतलब होता है चार्ज ऑन बायोमोलिक्यूल। अब चार्ज ऑन बायोमोलिक्यूल है तो थोड़ा सा जो भी है यहाँ पे हम बात करते हैं कि हर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज अलग अलग होगा। बात सही है ना, हर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज अलग अलग होगा, हर बायोमोलिक्यूल के ऊपर चार्ज जो भी अलग हो सकता है। किसी के ऊपर चलो निगेटिव भी है तो किसी के ऊपर कम निगेटिव, किसी के अंदर ज्यादा निगेटिव हो सकता है, ये बात सही है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें, थोड़ा सा क्रिटिकली अगर सोचते हैं, थोड़ा सा सोचने के ऊपर थोड़ा सा हम दिमाग के ऊपर जोर लगाते हैं, तो एक बात तो हमारे लिए क्लियर है। देखिए क्या बात क्लियर है हमारे लिए? एक बात सबसे जो क्लियर है वो ये है कि ऑल न्यूक्लिक एसिड, ऑल न्यूक्लिक एसिड, सभी न्यूक्लिक एसिड, ऑल न्यूक्लिक एसिड्स आर, all nucleic acid are uniformly, all nucleic acids are uniformly negative in charge। ये क्या है? तो all nucleic acid are uniformly negative charge, negatively charge होते हैं वो, uniformly negative charge। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एसडीएस पेज के बारे में, कि एसडीएस पेज जब हम करते हैं, एसडीएस मतलब एक डिटर्जेंट है जिसे हम सोडियम डोडोगिल सल्फेट आगे जाके पढ़े नहीं वाले, एसडीएस पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस जिसे कहते हैं। इस एसडीएस पेज के अंदर भी तो देखिए हम जो भी प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स के ऊपर यूनिफॉर्म, प्रोटीन्स के ऊपर यूनिफॉर्म निगेटिव, यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज ऑन प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर यूनिफॉर्मली निगेटिव चार्ज जो भी अप्लाई होता है यहाँ पे एसडीएस पेज के अंदर। तो देखिए हम इलेक्ट्रोपोरेसिस से तो हम किसका सेपरेशन कर रहे हैं? चार्ज मॉलिक्यूल्स का। किसका? न्यूक्लिक एसिड का, आरएनए डीएनए का। उनके ऊपर तो पहले ही निगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो है ही एसिड, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को कहते ही है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरी बात जो भी एसडीएस पेज की है, तो एसडीएस पेज के अंदर हम कहते ही है कि वो वहां पे प्रोटीन के ऊपर यूनिफॉर्मली ये जो एसडीएस है
जो एक एनाइनिक डिटर्जेंट है जिसके ऊपर निगेटिवली चार्ज वो प्रोटीन के ऊपर अप्लाई करेगा तो प्रोटीन भी यूनिफॉर्मली निगेटिव चार्ज होने वाला। तो फिर एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सबके ऊपर सेम है, ठीक है ना, सही है, करेक्ट। देन एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड तो सेम है, देखिए चार्ज भी बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर लगभग हम कह रहे हैं निगेटिव ही है, ठीक है ना। तो अगर एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चार्ज भी बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर जो भी आप निगेटिव ही है, चाहे प्रोटीन की बात करें या डीएनए की बात करें या हम बात करें हमारे आरएनए की, तो फिर बचता मेजर जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है, तो मेजर फैक्टर जो बचता है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, या और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो भी है क्या लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई 6 पाई एन आर, तो ये इस पैरामीटर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 6 पाई एन। अभी 6 पाई एन का मतलब देखिए इसमें से अगर थोड़ा सा हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है, तो ये 6 पाई एन जो है ये कांस्टेंट है। अब ये जो मेजर है वो मेजर है आर ही, मेजर क्या है, तो आर को हम जो भी है डायमीटर कह सकते हैं। तो आर जो है वो डायमीटर है, मतलब क्या है, तो हम बात कर रहे हैं साइज के बारे में, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कि साइज जो भी है मॉलिक्यूल की क्या है, साइज के ऊपर। और साइज से हमारा मतलब क्या है कि या हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक है ना। और साइज से हमें क्या कह क्या रहे हैं, हम साइज से हम कह रहे हैं कि मोलिकुलर वेट, साइज से हम क्या कह रहे हैं, उसका मोलिकुलर वेट कितना है सैंपल का। और मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन किस तरीके का है, ये मेजर पैरामीटर है सेपरेशन के लिए। आप लोग को कहोगे सर मेजर पैरामीटर कैसे है, देखिए मेरे पास में जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास में 100 तो नहीं है, लेकिन 10 केबी के 2 डीएनए के सैंपल है। एक 10 केबी का सैंपल मेरे पास जो भी है डीएनए का है वो ऐसा है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है, ठीक है। और एक मेरे पास में जो 10 केबी का डीएनए का सैंपल है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। तो इसको हम दोनों सैंपल है हमारे पास, इस सैंपल को हम ए कह रहे हैं, इस सैंपल को हम बी से जो भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों सैंपल में से कौन सा सैंपल जो है वो सबसे फास्ट तरीके से, ऐसा कौन सा सैंपल है जो सबसे इन दोनों में से सबसे इजियर सेपरेट या सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स किसके लिए लगे। अब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है मतलब उस मैट्रिक्स से मूव करना है, तो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स किसके लिए ज्यादा अप्लाई होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स किसके लिए अप्लाई होगा, इसके लिए तो हम बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के बारे में ही तो डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कि मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स से इस सैंपल को हमें जो भी है माइग्रेट करना है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है इसी तरीके का, इस मैट्रिक्स हमें इन सैंपल्स को यहाँ से मूव करवाना है, ठीक है ना। तो अगर मैट्रिक्स से मूव करवाना है तो ये सैंपल जो भी है किस तरीके से जो भी है मूव होंगे, ठीक। तो इन मैट्रिक्स से अगर सैंपल को मूव कराना है तो ये कुछ इस तरीके से जो भी हम इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ये, तो अगर ये रॉड शेप का है, ठीक है ना, तो रॉड शेप का है और लीनियर है तो इसकी माइग्रेशन स्पीड में होती रहेगी। ये अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर होगा तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ये जो सैंपल होगा इसके लिए जो सर्कुलर वाला है उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगने वाला है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा वहां पे जो भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। लेकिन किसके लिए कम होगा, जो रॉड शेप का है उसके लिए कम होगा, जो सर्कुलर है उसके लिए कम। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे जो आ जाती है अब वो क्या है, एफ ही है। और फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है कि मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट भी दोनों का देखो हमने सेम कर दिया, 100 10 के भी 10 के भी कर लिया। अब फिर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंफर्मेशन। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस के अंदर हम एक तो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रख रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में जो हम बात करते हैं चार्ज मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो होता है वो भी सेम है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो चार्ज है वो भी पर्टिकुलरली कैसा है, तो सेम ही है। अगर एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पर्टिकुलरली सेम है, चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर का सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, तो फिर क्या बचता है, फिर तो क्या बचता है हमारा, हम बात कर सकते हैं कंफर्मेशन ही है कि वो सर्कुलर है कि वो लीनियर है। उस बातों के ऊपर बहुत सारा अब जो भी है निर्भर करता है, और लीनियर होगा रॉड शेप के अंदर होगा तो आसानी से जो भी है सेपरेशन हो सेपरेशन हो पाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम ये चीज़ें जो भी है सेपरेशन टेक्निक के बारे में जो भी है क्लियरली मेंशन जो भी है यहाँ पे कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोपोरेसिस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? या हम बात कर सकते हैं कि जो ये सेपरेशन हो रहा है, ठीक है ना? ये जो सेपरेशन हो रहा है वो सेपरेशन किस बात के ऊपर डिपेंडेंट है? तो दिस सेपरेशन चार्ज से मास का जो रेशियो है उसके ऊपर जो भी चार्ज तो है ही है और मास का जो रेशियो होगा उस बात के ऊपर मेजरली जो भी है सेपरेशन है वो सेपरेशन होगा, ठीक है? अब देखिए कि हम इलेक्ट्रोपोरेसिस पढ़ ही रहे हैं तो इलेक्ट्रोपोरेसिस के कई सारे अलग-अलग जो भी है टाइप्स हैं। अब इन इलेक्ट्रोपोरेसिस के टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोपोरेसिस के टाइप्स कैसे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पेपर पेपर इलेक्ट्रोपोरेसिस के बारे में। हम बात करते हैं पेपर इलेक्ट्रोपोरेसिस, ठीक है? अब देखिए इलेक्ट्रोपोरेसिस के कई सारे टाइप्स हैं लेकिन उनमें से सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर इलेक्ट्रोपोरेसिस के बारे में। अब पेपर इलेक्ट्रोपोरेसिस है तो हमें क्या करना है, पेपर को जो भी है इस्तेमाल करके जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस भी होता है, पेपर इलेक्ट्रोपोरेसिस पहले पढ़ रहे हैं। पेपर इलेक्ट्रोपोरेसिस में आपको समझाने के लिए देखिए मेरे पास में सपोज ये 3 सैंपल्स हैं। जैसे कि मेरे पास में 3 अमीनो एसिड है, एक एलिनिन है, दूसरा एस्पार्टिक एसिड है और तीसरा आर्जिनिन है। ठीक है? एलिनिन, एस्पार्टिक एसिड और आर्जिनिन ये जो भी है 3 सैंपल जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मुझे इन 3 सैंपल्स का क्या करना है, तो सेपरेशन है वो सेपरेशन करना है, ठीक है? इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं समझाने के लिए आपको कि यहाँ पे सपोज कि आपने सपोज एक ऐसा जो है वो चेंबर यहाँ पे ले रखा है, बिल्कुल उसी तरीके का एक चेंबर एक आपने यहाँ पे भी ले रखा है, ठीक है? ये कुछ चेंबर्स आपने जो यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक है? और इसके अंदर हमने क्या देखिए कि यहाँ पे जैसे कि सपोज ये जो बफर है, इस बफर को हमने पूरी तरीके से फील करके रखा हुआ है, समझाने के लिए ज़रा थोड़ा-सा प्रॉपरली। ऐसा समझिए कि ये 2 जो भी हैं हमारे apparatus है और इन दोनों apparatus के अंदर हमने क्या फील करके रखा हुआ है, तो हियर वी फील्ड विथ बफर। तो यहाँ पे बफर को भर के रखा हुआ है। यहाँ पे भी हमने जो बफर है, उसको फील करके रखा हुआ है, ठीक है? और हमने क्या कर रहे हैं कि अब इसके अंदर, इस बफर के अंदर अब हम एक पेपर है, उस पेपर को यहाँ पे जो भी है रख रहे हैं। ठीक? ये देखिए ये बफर हमने यहाँ पे फ़ील करके रखा हुआ है, इस बफर को जैसे कि ये यहाँ पे पेपर है। ये पेपर जो भी हमने यहाँ रखा
और हम क्या कर रहे हैं, ये जो 3 अमीनो एसिड हैं, इन तीनों अमीनो एसिड का जो सैंपल है, उस सैंपल को यहाँ पे लोड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे क्या लोड किया है, ये सैंपल है। मतलब 3 अमीनो एसिड का जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब मिक्सचर को तो अप्लाई किया, साथ-साथ हमने क्या किया कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड को अप्लाई कर दिया। जैसे कि एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, और एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे अप्लाई किया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये कैथोड है और ये एनोड है। तो 2 इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए और फिर अलाउ किया कि इस पेपर के ऊपर जो भी है प्रोटीन्स चार्ज के बेसिस के ऊपर सेपरेशन हो जाए। जब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स चार्ज के बेसिस के ऊपर सेपरेट होने की यहाँ पे जो भी है बात आती है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जब पेपर को कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा और पेपर सेपरेशन होने के बाद में हम देखते हैं कि सैंपल को, जैसे कि सपोज यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे इस साइड पे हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को लगा रखा था, इस साइड पे हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो भी रखा था। जैसे कि हम कंसिडर करें यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे हमने जो भी कैथोड है उस कैथोड को अप्लाई करके रखा हुआ है। तो यहाँ से जो भी है सैंपल सेपरेट आउट हो गया। जैसे कि देखा जाता है कि एक कोई अमीनो एसिड है यहाँ बैंड बनाता है, एक कोई अमीनो एसिड यहाँ बैंड बनाता है और एक कोई अमीनो एसिड यहाँ बैंड बनाता है। इसके हिसाब से फर्स्ट हमें ये डिटेक्ट करना है या ये प्रेडिक्ट करना है कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे है। तो देखिए, एनोड है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन से जो भी हैं अट्रैक्ट होने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज वाले होने वाले। तो इन 3 अमीनो एसिड में से नेगेटिव चार्ज वाला ये एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है, एसिडिक अमीनो एसिड इन तीनों में से कौन सा है, तो एसिडिक अमीनो एसिड ये है, ठीक है ना। ये एक ऐसा है कि जो बीच में से हिला ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया ना तो नेगेटिव चार्ज की तरफ गया, मतलब ये 101% कौन है, न्यूट्रल है, ठीक है। और एक नेगेटिव चार्ज की तरफ गया है, मतलब इसके ऊपर खुद के ऊपर तो चार्ज 101% कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा। मतलब ये जो है वो कैसा होने वाला है, बेसिक वाला जो भी है प्रोटीन है वो होने वाला है। अब ये जो एसिडिक है, एसिडिक प्रोटीन है, तो इन तीनों में से एसिडिक कौन है, आपके लिए क्लियर है ना। एस्पार्टिक एसिड जो है वो हम जानते हैं कि एस्पार्टिक एसिड एक ऐसा अमीनो एसिड है जो एसिडिक अमीनो एसिड है। बेसिक के अंदर हम जानते ही है कि आर्जिनिन अमीनो एसिड जो है वो कैसा है, बेसिक है। और न्यूट्रल के अंदर तो फिर एक ही बचा, एलिनिन ही बचा। तो यहाँ पे ये पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम स्टडी कर सकते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी से जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स का क्या किया जा सकता है, तो प्रॉपरली सेपरेशन है वो सेपरेशन करवाया जा सकता है। जैसे कि पेपर इलेक्ट्रोपोरोसिस हुआ, तो पेपर इलेक्ट्रोपोरोसिस के बाद में जो भी हम बात कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस के बारे में, ठीक है ना। जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस को भी जो भी स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज अबाउट पेपर इलेक्ट्रोपोरोसिस। देन आफ्टर द पेपर इलेक्ट्रोपोरोसिस, देन वी मूव टू अ जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस, देखिए, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस जब हम कर रहे हैं तो जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस के अंदर 2 डिफरेंट तरीके के जेल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। So in gel electrophoresis, there are 2 different types of gel. First one is called as polyacrylamide, polyacrylamide जेल, और दूसरा होता है एगेरोज जेल। ये 2 तरीके के जेल ज्यादातर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें से पॉलीएक्रिलामाइड जेल के बारे में मैं इंपॉर्टेंट अगर आपसे बात कहूँ कि ये पॉलीएक्रिलामाइड जेल कब इस्तेमाल किया जाता है। दिस काइंड ऑफ जेल इज यूज व्हेन द स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स, जब स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन करानी होती है, तो उसके लिए पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, अगर हमें प्रोटीन्स का ही सेपरेशन कराना है तो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए पॉलीएक्रिलामाइड जो भी है जेल लगता है, उसकी मैट्रिक्स को हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो एगेरो जेल है वो एगेरो जेल स्मॉल साइज नहीं, तो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स की लार्ज साइज
मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज साइज मॉलिक्यूल से मतलब हमारा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड से हमारा मतलब है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए की जो सेपरेशन है उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करता है। ठीक, तो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है तो सिंपल याद रखो प्रोटीन्स के लिए। एगरोजेल का ऐसा नहीं कि लार्ज एगरोजेल सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। एगरोजेल आप जो भी है लार्ज साइज में अगर कोई प्रोटीन है तो लार्ज साइज प्रोटीन का भी अगर आपको सेपरेशन करना है, प्रोटीन है लेकिन प्रोटीन बहुत बड़ा है तो उसके सेपरेशन के लिए भी आप एगरोजेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनरली न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन के लिए जो भी है या लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए एगरोजेल, और पॉली एक्रिलामाइड जेल प्रोटीन के सेपरेशन के लिए जो भी है इस्तेमाल किया जाता है। अब इनमें से एक एक को डिस्कस हम करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉली एक्रिलामाइड जेल के बारे में, या पेज के बारे में जिसे हम कहते हैं, उसे डिस्कस जो भी है सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद एगरोजेल को भी पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले पेज को पढ़ते हैं कि पॉली एक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे थोड़ी देर पहले ही कहा, इसे शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं पेज। और ये जो पेज है, ये पेज जो हम पढ़ रहे हैं ये कैसा पेज है, तो नेटिव पेज है, जिसे हम कहते हैं दिस इज नेटिव पेज। मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन सेपरेट होंगे ये प्रोटीन उनकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होंगे, उनकी जो नेचुरल फॉर्म है उस नेचुरल फॉर्म के अंदर होंगे। प्रोटीन को किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, ऐसा जो सेपरेशन है वो यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए पेज के अंदर पॉलीएक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जेल जब हम बनाएंगे पॉलीएक्रिल अमाइड जेल, तो जेल किस बात का बनेगा, तो जेल बनने के लिए देखिए जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो है देयर इज एन एक्रिल अमाइड। जो एक्रिल अमाइड है उससे जेल बनने वाला है। ठीक है ना, और एक्रिल अमाइड क्या करता है, तो एक्रिल अमाइड देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ लीनियर एक्रिलामाइड लीनियर चेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। एक्रिलामाइड प्लस बिस एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइड प्लस बिस एक्रिल अमाइड। और जो ब्रिस एक्रिलामाइड है इनका काम है कि जो एक्रिलामाइड का लीनियर चेन बना होगा उसको क्रॉस लिंक कराना। ठीक? उसके साथ साथ जैसे कि एक्रिलामाइड हुआ वो लीनियर चेन बनाता है, बिस एक्रिलामाइड क्रॉस लिंक कराता है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि और केमिकल का, उसका नाम है जैसे कि अमोनियम, देयर इज एन अमोनियम पर सल्फेट। अमोनियम पर सल्फेट नाम का भी एक केमिकल है, और ये इनिशिएटर है। ये क्या है, दिस प्रोटीन इज एन दिस केमिकल इज एन इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब ये काम या जो रिएक्शन है, जो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन है, उस पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन को ये जो भी इनिशिएट कराते हैं। उसके बाद में एक और केमिकल है जैसे कि उसका नाम है दिस टीमेड। देयर इज वन ऑफ द केमिकल कॉल्ड टीमेड। और टीमेड क्या है, टीमेड इज अ कैटलिस्ट। टीमेड क्या है, तो टीमेड एक कैटलिस्ट है। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली रिएक्शन जो होने वाली है, जो देखिए पॉलीमराइजेशन का काम ये है, यहाँ पे जो जेल बनाने का काम है वो एक्रिलामाइड का है। उसे क्रॉस लिंक करना किसका काम है, तो उसका क्रॉस लिंक कराने का काम जो भी है बिस एक्रिलामाइड का है। तो लीनियर चेन बनाने का काम किसका है, तो लीनियर चेन बनाने का काम एक्रिलामाइड, पॉलीमराइजेशन का क्रॉस लिंक बिस एक्रिलामाइड करेगा। रिएक्शन या पॉलीमराइजेशन को शुरू अमोनियम पर सल्फेट जो भी है इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। और टीमेड
उस रिएक्शन को कैटलिस्ट की तरह जो भी है काम करने वाला। ठीक है, अब देखिए जो एक्रिलामाइड है, उस एक्रिलामाइड इस तरीके से लीनियर मैनर के अंदर ये एक नेटवर्क बना देंगे। ठीक है, तो ये एक्रिलामाइड है, आप इसे एक्रिलामाइड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्रिलामाइड। ठीक, एक्रिलामाइड है और इस एक्रिलामाइड के साथ ये जो बिस एक्रिलामाइड है, ये इस तरीके से जो भी इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग करा रहा है ताकि नेटवर्क जो भी है या पॉलीमराइजेशन जो है वो स्पीड में होता रहे। दिस इज अ बिस एक्रिलामाइड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कि पॉली एक्रिलामाइड मतलब इसके अंदर ये एक्रिलामाइड पॉलीमराइजेशन कराता है, उसको क्रॉस लिंक कराने का काम बिस एक्रिलामाइड कराता है वगैरह, ये चीजें जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कि मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करने वाले हैं नेटिव पेज के ऊपर। यहाँ पे सपोज अगर सेपरेशन करना है, प्रोटीन्स की सेपरेशन जब हम करनी होती है, देखिए प्रोटीन्स की सेपरेशन करने के लिए हमें जैसे कि कंसिडर करें आपको समझाने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे नेटिव पेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेटिव पेज है मतलब यहाँ पे जो भी प्रोटीन्स आइसोलेट किए जाते हैं उन सभी प्रोटीन्स को यहाँ पे उनके नेटिव कन्फर्मेशन के अंदर, नेचुरल कन्फर्मेशन के अंदर जैसे वो है उसी फॉर्म के अंदर यहाँ पे जो भी सेपरेशन के लिए डाला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे वेल्स हैं, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको सबको एक ही जगह हम क्या कर सकते हैं, तो पर्टिकुलरली अप्लाई हम अप्लाई कर सकते हैं, एक ही जगह जो भी उनको रख सकते हैं सभी को। अब जैसे कि सपोज हमने क्या किया, जैसे कि समझाने के लिए यहाँ पे जो भी है सैंपल्स हैं उन सैंपल्स को लोड कर दिया। ठीक है, जितने भी प्रोटीन्स, सपोज एक सेल है और उस सेल से हमने कंप्लीट प्रोटीन आइसोलेट किए और कंप्लीट प्रोटीन आइसोलेट करके हमने उन सभी प्रोटीन्स को आइसोलेट किया और प्रोटीन्स को आइसोलेट करके यहाँ पे पूरी तरीके से हमने ये यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे कि सपोज यहाँ निगेटिव चार्ज का कोई एक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला कोई एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सभी जितने भी सपोज प्रोटीन थे उन सभी को यहाँ पे हमने ये कर दिया, जैसे कि यहाँ पे ये एनोड है और यहाँ पे ये हमारा कैथोड है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन्स यहाँ पे जिस फॉर्म के अंदर आइसोलेट किए जाते हैं उसी फॉर्म के अंदर यहाँ पे सेपरेट होंगे। अब जैसे कि हो सकता है यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे प्रोटीन जो भी है 100 से ज्यादा प्रोटीन या हजारों प्रोटीन यहाँ पे आपके सेल के अंदर जितने प्रोटीन थे सब लोड कर दिए। अब जिन प्रोटीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा वो तो क्या होंगे, जिन प्रोटीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा वो प्रोटीन इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। हो सकता है कोई अपना बैंड यहाँ दिखाए, कोई यहाँ पे दिखाए, कोई बैंड यहाँ पे दिखाए, कोई बैंड यहाँ पे दिखाए। लेकिन ये कौन से प्रोटीन होंगे जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ेंगे, तो मतलब निगेटिव चार्ज वाले ये एसिडिक प्रोटीन ही मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर एसिडिक प्रोटीन मूव करेंगे तो यहाँ बेसिक प्रोटीन तो मूव नहीं करने से रहे, बेसिक प्रोटीन यहाँ पे मूव नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं मूव पाएंगे, क्योंकि बेसिक प्रोटीन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और निगेटिव चार्ज के ऊपर मतलब वो अगर सेपरेट होना चाहे तो फिर हो सकता है ये जेल से बाहर ही चले जाएंगे। ठीक है ना, तो प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, एसिडिक प्रोटीन जो है वो इस एनोड की तरफ जरूर भागेंगे, लेकिन जो बेसिक चार्ज वाले प्रोटीन है हो सकता है वेल से वो बफर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बफर के अंदर चले जाए। तो इसलिए नेटिव पेज का ये लिमिटेशन है। नेटिव पेज का लिमिटेशन क्या है कि जितने भी चलो नेटिव पेज की सबसे अच्छी बात है कि आप जिस फॉर्म के अंदर प्रोटीन नेचर के अंदर होता है उसी फॉर्म के अंदर उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ये बात सही है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है नेटिव पेज के बारे में, सबसे उसका लिमिटेशन ये है, डिसएडवांटेज ये है लिमिटेशन का, कि आप सभी प्रोटीन्स को सेपरेट नहीं कर सकते। और सभी प्रोटीन्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए तो फिर नेटिव पेज के अलावा, या नेटिव पेज, अगर नेटिव पेज जो भी है उस नेटिव पेज का ये लिमिटेशन है, तो फिर नेटिव पेज की जगह ही हम किसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो नेटिव पेज का जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए वी यूटिलाइज एसडीएस पेज। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एसडीएस पेज का इस्तेमाल करते हैं जनरली। वी यूटिलाइज एसडीएस पेज। एसडीएस पेज के अंदर एसडीएस स्टैंड फॉर, एसडीएस क्या स्टैंड करता है, तो एसडीएस स्टैंड फॉर सोडियम सोडियम डोडेसिल सल्फेट। सोडियम डोडेसिल जो सल्फेट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एसडीएस में, ठीक है ना। एक, और ये सोडियम डोडेसिल सल्फेट है क्या, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया था। क्या बात किया था कि ये कैसा डिटर्जेंट है, तो ये एक एनाइनिक डिटर्जेंट है। ये कैसा डिटर्जेंट है, तो ये एनाइनिक डिटर्जेंट, मतलब ये एक ऐसा डिटर्जेंट है जो कि जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। कैसा डिटर्जेंट है, निगेटिव चार्ज वाला डिटर्जेंट है, ठीक है। देखिए एसडीएस, अगर सोडियम डोडोकिल सल्फेट है उसके बारे में बात करें, तो सोडियम डोडोकिल सल्फेट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 1.4 ग्राम, 1.4 ग्राम ऑफ एसडीएस फॉर फॉर पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। मतलब अगर प्रोटीन 1 ग्राम है तो उसके लिए 1.4 ग्राम जो भी है एसडीएस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम कह सकते हैं कुल मिला के कि अबाउट अबाउट 1 एसडीएस मॉलिक्यूल, about 1 SDS molecule, about 1 SDS molecule for every 2 अमाइनो एसिड्स। हर 2 अमाइनो एसिड के लिए क्या लगता है हमें, एक एसडीएस की मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली हम बात करते हैं हमारे किसके बारे में, तो ये एसडीएस के बारे में। तो एसडीएस करता क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। एसडीएस, जैसे कि सपोज ये कोई एक प्रोटीन है, सपोज समझिए आप, दिस इज वन ऑफ द प्रोटीन, एक कोई फोल्डेड प्रोटीन है। अगर इस फोल्डेड प्रोटीन के ऊपर आप इस एनाइनिक डिटर्जेंट को ऐड कर देंगे, एसडीएस डिटर्जेंट को ऐड कर देंगे, तो एसडीएस डिटर्जेंट को ऐड करने से ये जो भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो अभी तक आप देख रहे थे पूरी जो भी है फोल्डेड कन्फर्मेशन के अंदर था, अपनी ग्लोबुलर कन्फर्मेशन के अंदर था, ये प्रोटीन क्या हो जाता है, तो इस तरीके से लीनियर फॉर्म के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। इस प्रोटीन को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये प्रोटीन किस फॉर्म के अंदर चला जाता है, तो लीनियर फॉर्म के अंदर, ये एक रॉड फॉर्म के अंदर इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो कुछ इस तरीके से। तो ये रॉड फॉर्म के अंदर, ये लीनियर फॉर्म के अंदर ऑब्टेन होता है, ठीक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो भी है इनके ऊपर किया जा रहा है, जैसे कि ये प्रोटीन का सपोज अमाइनो टर्मिनस है, ये प्रोटीन का कार्बोक्सी टर्मिनस है। एसडीएस ने जैसे इसके ऊपर जो भी है ऐड हुआ, तो एनाइनिक डिटर्जेंट है, और एनाइनिक डिटर्जेंट है तो ये इसके ऊपर, इस प्रोटीन के ऊपर क्या करता है, तो निगेटिव चार्ज जो भी है अप्लाई करता है, और इसको किसके अंदर कन्वर्ट करा देगा, तो ये रॉड शेप के अंदर या लीनियर के अंदर, मतलब कुल मिला के अगर किसी फोल्डेड प्रोटीन के ऊपर वो अप्लाई होगा तो उसकी वजह से प्रोटीन क्या हो जाता है, डीनेचुर जो भी है हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब एसडीएस को अप्लाई किया गया, तो एसडीएस को अप्लाई करने की वजह से हमने देखा गया कि जो ओरिजिनल चार्ज था प्रोटीन का, ओरिजिनल चार्ज ऑन प्रोटीन, ओरिजिनल चार्ज ऑन प्रोटीन is replaced by is replaced by negative charge, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल चार्ज है प्रोटीन का,
उसको हमने क्या कर दिया, तो रिप्लेस कर दिया। और ओरिजिनल चार्ज चार्ज जो है प्रोटीन का, उसको रिप्लेस किससे कर दिया, तो ओरिजिनल चार्ज ऑफ द प्रोटीन इज रिप्लेस बाय नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एसडीएस नेगेटिव चार्ज ही तो अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। इसकी वजह से अब क्या होगा कि एसडीएस का ट्रीटमेंट देंगे तो नाउ नाउ ऑल प्रोटीन्स सेल के अंदर के जितने भी प्रोटीन्स हम आइसोलेट करेंगे और उनको सेपरेट करेंगे, ऑल प्रोटीन्स आर इन सिमिलरली चार्ज। सभी प्रोटीन जो भी है सिमिलरली चार्ज होंगे, क्योंकि पेज करने से पहले सभी प्रोटीन्स को अगर आप ट्रीटमेंट देंगे एसडीएस का, तो ऑल प्रोटीन्स आर सिमिलरली चार्ज, सभी के ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। अब सेपरेशन किस बेसिस के ऊपर होगा फिर, अगर चार्ज सबके ऊपर सेम है तो सेपरेशन ओनली ऑन मास। सेपरेशन किस बेसिस के ऊपर होगा, मास के बेसिस के ऊपर जो भी सेपरेशन होगा सिर्फ, ठीक है ना। अब सिर्फ मास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब चार्ज तो सबके ऊपर कैसा हो गया है, तो सेम तरीके का जो भी है हो चुका है। तो ये हम बात करते हैं पर्टिकुलरली एसडीएस के बारे में। मतलब यहाँ पे देखिए समझाने के लिए, जैसे कि ये हमने एगेरोस सॉरी एसडीएस पेज जो भी है प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे आपने ये सैंपल जो भी है लोड किया, पूरे के पूरे जितने भी प्रोटीन्स थे वो सभी प्रोटीन यहाँ पे लोड किए। अब सभी प्रोटीन यहाँ पे लोड कर रहे हैं, तो सभी प्रोटीन लोड करने की वजह से देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड के ऊपर, दिस इज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव चार्ज का जो भी इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, ठीक। अब यहाँ पे सभी प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और सभी प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि सबको हमने किसका ट्रीटमेंट दिया, एसडीएस का। तो जितना भी प्रोटीन का मिक्सचर हमने लिया था उनको सबको अगर एसडीएस का ट्रीटमेंट दिया है, तो सभी प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, आराम से सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि जितना भी ये प्रोटीन का मिक्सचर हमने आइसोलेट किया था, जैसे कि ये बहुत सारे प्रोटीन्स जो भी थे वो यहाँ पे मिक्स थे, इन सभी प्रोटीन्स को जब हमने एसडीएस का मिक्सचर दिया, एसडीएस का ट्रीटमेंट दिया, तो सभी प्रोटीन क्या हो गए, ये लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। और लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुए और सबके ऊपर कैसा चार्ज अप्लाई हो गया, निगेटिव चार्ज जो भी अप्लाई हो गया। अब सबके ऊपर चार्ज तो सेम है, अब सेपरेशन किस बेसिस के ऊपर होगा, कोई छोटा कोई बड़ा किस बेसिस के ऊपर होगा, सब। अब जो भी मॉलिक्यूलर जो वेट होगा उसी बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि अब सेपरेशन जो भी हुआ है, ज्यादा बाकी कोई जो भी है टेंशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हुआ, जैसे कि सेपरेशन के बारे में तो हमने डिस्कस किया कि सेपरेशन किस बेसिस के ऊपर हुआ, जैसे कि एसडीएस पेज के बारे में। लेकिन अब इस एसडीएस पेज जो का हमने पढ़ा है, इस एसडीएच पेज को हम दो कंडीशंस के अंदर करा सकते हैं। जैसे कि एसडीएस पेज अंडर एसडीएस पेज अंडर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कंडीशंस। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन, दोनों कंडीशंस के अंदर एसडीएस पेज कराया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि रिड्यूसिंग कंडीशंस के अंदर की बात चल रही है, रिड्यूसिंग कंडीशन, और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन।
रिड्यूसिंग कंडीशन एंड नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन। तो रिड्यूसिंग कंडीशन के अंदर हम बात कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग कंडीशन के अंदर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ रिड्यूसिंग जो एजेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर हम एसडीएस पेज कर सकते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट से हमारा मतलब है दिस इन बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, और दूसरा डाई थायो थ्रिटॉल, ठीक है, जिसे हम डीटीटी कहते हैं। और ये जो दोनों केमिकल्स हैं, इन दोनों केमिकल्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों केमिकल क्या करते हैं, इट ब्रेक्स डाइसल्फाइड बॉन्ड। इट ब्रेक अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। अब इसकी वजह से रिड्यूसिंग कंडीशन अगर के अंदर हम अगर यूज करते हैं, रिड्यूसिंग कंडीशंस के अंदर अगर हम एसडीएस पेज करते हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा? इसकी वजह से देखो ये यूटिलाइज हम कर सकते हैं। इससे हमें पता चल सकता है कि ओलिगोमरिक स्टेटस ऑफ प्रोटीन, oligomeric status of protein by comparing data with gel permeation chromatography। जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी का जो डाटा है उसको एज स्टैंडर्ड मान के हम क्या कर सकते हैं, तो इसका ओलिगोमेरिक स्टेटस पता कर सकते हैं। अब बारी है नॉन रिड्यूसिंग कंडीशंस की। तो नॉन रिड्यूसिंग कंडीशंस के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो नेचर, यहाँ से हम नेचर ऑफ इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हैं। नेचर ऑफ इंटरेक्शन मतलब प्रोटीन है, क्या प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, क्या प्रोटीन 2 सबयूनिट से बना हुआ है, ज्यादा सबयूनिट से बना हुआ है, और 2 सबयूनिट है या उससे ज्यादा सबयूनिट है, तो उनके अंदर नेचर ऑफ इंटरेक्शन कौन सा है, ठीक है ना। और नेचर ऑफ इंटरेक्शन से हमारा मतलब है क्या वो 2 सबयूनिट एक दूसरे के साथ नॉन कोवेलेंटली जुड़े हुए हैं और कोवेलेंटली जुड़े हुए हैं। नॉन कोवेलेंट से मतलब हमारा है कि वो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस या आयोनिक इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, इनके ऊपर जो भी है डिपेंड करता है, ठीक है ना। और कोवेलेंट बॉन्ड से ही मतलब है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना। और कैसे, तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, बाय कंपेयरिंग it with एसडीएस पेज अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन। जो रिड्यूसिंग कंडीशन के अंदर जो डाटा आया होगा उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो इसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे, एक कोई एग्जांपल होना चाहिए जिस एग्जांपल से हमें ये चीजें जो भी है समझ में आ जाए। देखो समझने के लिए जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि एक प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है, और सपोज इस प्रोटीन का नाम है एक्स, देयर इज अ प्रोटीन एक्स है, और प्रोटीन एक्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो प्रोटीन एक्स है, इस प्रोटीन एक्स का मॉलिक्यूलर वेट जब हम कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट सपोज 100 किलो डाल्टन है। इससे पता चला कि इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 100 किलो डाल्टन है। इस प्रोटीन का हमने क्या किया था, तो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी हमने की थी, और जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी इस प्रोटीन एक्स की करने से हमें पता चला है कि ये प्रोटीन एक्स इतना बड़ा है, तो 100 किलो डाल्टन का प्रोटीन है, ठीक है।
अब इस प्रोटीन का हमें क्या करना है, तो इलेक्ट्रोपोरेसिस करना है। इलेक्ट्रोपोरेसिस हम सॉरी पेज करना है, मतलब वही है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस करना है, एसडीएस पेज करना है। तो इससे हमें कुछ डाटा जो भी है यहाँ से मिल जाएगा। देखिए हम यहाँ पे 2 वेल्स को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने एक वेल प्रिपेयर किया, यहाँ पे मैं कुछ सैंपल को ऐड करना वाला हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ एक सैंपल को ऐड करने वाला। जैसे कि ये वेल फर्स्ट है और ये वेल जो भी है सेकंड है। वेल फर्स्ट के अंदर क्या है मैं बताता हूँ आपको। जो वेल फर्स्ट है उसके अंदर क्या ऐड किया है मैंने, वेल फर्स्ट के अंदर मैंने ऐड किया है एसडीएस पेज को, मैंने ऐड किया है एसडीएस पेज। और एसडीएस पेज किसकी प्रेजेंस के अंदर, तो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेकंड वेल के अंदर मैंने किया है एसडीएस पेज ही कर रहा हूँ, लेकिन एसडीएस पेज बीटा मरकैप्टो इथेनॉल की प्रेजेंस के नहीं, तो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल की अब्सेंस के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जब सपोज सैंपल को लोड किया, तो सैंपल को लोड करने से मुझे 2 बैंड दिखाई दे रहे हैं। जो भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को मैंने सैंपल को यहाँ लोड किया, और सैंपल को लोड करके अलाउ किया कि सेपरेट हो। सैंपल जब लोड हुआ, सेपरेट हुआ, तो सैंपल सेपरेट होने की वजह से, लोडिंग की वजह से मुझे जो दिखाई देता है वो 2 यहाँ पे डीएनए सॉरी प्रोटीन के बैंड दिखाई दिए। एक जो भी प्रोटीन का बैंड दिखाई दिया वो 50 किलो डाल्टन का था, दूसरा जो बैंड दिखाई दिया वो 25 किलो डाल्टन का। मतलब जहां पे जिस वेल के अंदर हमने इसको ऐड किया था, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को ऐड किया था, तो वहां पे एक 50 किलो डाल्टन का, एक 25 किलो डाल्टन का मिला। दूसरे के अंदर हमने जब सिर्फ एसडीएस पेज किया, वहां पे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल की तो माइनस है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल हैवी नहीं है, वहां पे सिर्फ हमें एक ही बैंड दिखाई दिया। और वो एक ही बैंड जो दिखाई दिया वो कितना था, तो 50 किलो डाल्टन का जो भी बैंड था। अब इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे कि अगर हम बात किए कि अगर एसडीएस पेज हम रिड्यूसिंग कंडीशन के अंदर करते हैं, तो एसडीएस पेज रिड्यूसिंग कंडीशन के अंदर करने से हमें क्या पता चलता है कि ओलिगोमेरिक स्टेटस उस प्रोटीन का पता चलता है। अगर हम जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी के डाटा को कंपेयर करें, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी का डाटा इधर है 100 किलो डाल्टन का। अब एसडीएस पेज प्लस बीटा मरकैप्टो इथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर हमें एक तो 50 किलो डाल्टन का मिल रहा है, एक 25। आप कहोगे सर 50 प्लस 25 ये तो 75 किलो डाल्टन का ही हुआ। अगर ये एक्स प्रोटीन इसी का आप एसडीएस पेज कर रहे हैं, जिसका खुद का मॉलिक्यूलर वेट जो भी 100 किलो डाल्टन का है, तो वो 75 किलो का कैसे हो सकता है। फिर 101% ये 50 किलो डाल्टन का यहाँ पे एक है, और ये 25 किलो डाल्टन के यहाँ पे क्या है, तो 25 इंटू 2 है, लेकिन दोनों भी 25 किलो डाल्टन के, इसलिए एक ही जगह बैंड दिखाई दे रहा है। मतलब 101%। इससे हमें ये पता चला, इस चीज से हमें क्या पता चला, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो भी प्रोटीन है ये ओलिगोमेरिक प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसा है, इस प्रोटीन का ओलिगोमेरिक स्टेटस हमें क्या पता चला कि ये प्रोटीन का ओलिगोमेरिक स्टेटस, अगर मैं बात करूं तो इस प्रोटीन का ओलिगोमेरिक स्टेटस ये है, ये प्रोटीन 3 सब यूनिट का है। ये तो पता चला 3 सब यूनिट में से एक तो फिक्स है, एक सब यूनिट जो है वो 50 किलो डाल्टन की है, और 2 सब यूनिट जो भी है वो 25 की 2 सब यूनिट्स है। 25 किलो डाल्टन की कितनी है, 2 सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब एक्चुअल में ये जो भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन 3 सब यूनिट का है। दिखाने के लिए यहाँ पे वापस से बता दूं, एक 25 किलो डाल्टन का है और दूसरी भी 25 किलो डाल्टन की जो भी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 किलो डाल्टन का जो भी है एक ही बैंड दिखाई दे रहा है। अब प्रोटीन 100 किलो डाल्टन का है, प्रोटीन कितना है 100 किलो डाल्टन का, तो 50 किलो डाल्टन का एक ही बैंड कैसे दिखाई दे सकता है। मतलब 101% यहाँ पे 50 किलो डाल्टन का एक नहीं है, यहाँ पे 2 सब यूनिट, यहाँ पे बैंड एक दिखाई दे रहा है, लेकिन कितनी सब यूनिट हो सकती है, तो यहाँ पे ये 2 सब यूनिट जो भी यहाँ पे हो सकती है। तो एक तो पता चला कि ओलिगोमेरिक स्टेटस पता चला कि 3 सब यूनिट का है। अब इससे देखो नेचर ऑफ इंटरेक्शन भी पता चलता है कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन कौन सा है। यहाँ पे 2 सब यूनिट के अंदर नेचर ऑफ इंटरेक्शन कौन सा था, तो इससे पता चला कि जो स्मॉल सब यूनिट्स हैं वो स्मॉल सब यूनिट किससे जुड़ी हुई है, तो स्मॉल सब यूनिट ज्वाइन बाय स्मॉल सब यूनिट ज्वाइन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो जब हमने एसडीएस का ट्रीटमेंट दिया, तो एसडीएस की ट्रीटमेंट से तो 25-25 की 2 मिल रही है, और एसडीएस का ट्रीटमेंट किसकी प्रेजेंस के अंदर दिया, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर अगर एसडीएस पेज किया तो 25-25 के 2 मिल रहे हैं।
लेकिन बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल जब हमने यहाँ डाला ही नहीं, सिर्फ 50 का मिल रहा है। मतलब देखिए ये प्रोटीन कुल मिला के ऐसा है, ठीक है ना। ये प्रोटीन कैसा है कि ये प्रोटीन इस तरीके का है कि जैसे कि ये प्रोटीन एक इसकी सब यूनिट है वो 50 किलो डाल्टन की है, ये प्रोटीन फिर ऐसा है और ये प्रोटीन फिर ऐसा भी है, और ये दो सब यूनिट, ये जो छोटी वाली दो सब यूनिट है, ये एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और ये दो सब यूनिट एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और ये जो भी है अगर सिर्फ एसडीएस का ट्रीटमेंट देंगे तो एसडीएस की ट्रीटमेंट देने से ये दो, ये सेपरेट हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है, ये दो सेपरेट हो जाते हैं तो 50 का एक मिलता है। लेकिन अगर बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल की ट्रीटमेंट देते हैं एसडीएस की प्रेजेंस के अंदर, तो बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल इस बॉन्ड को भी तोड़ देता है, तो ये 25 और ये 25 सेपरेट हो जाती है। तो हम एसडीएस पेज से एक तो उसका ऑलिगोमेरिक नेचर पता कर सकते हैं प्रोटीन का, और उसके टाइप ऑफ इंटरेक्शंस उसके अंदर कौन से हैं ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी एसडीएस पेज के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।